हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंप्यूटर ज्ञान को कवर करेंगे और ये घटना चक्र से लिया गया है और ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद कंप्यूटर का सेकंड वीडियो भी आएगा और उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट आएंगे जो कि मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर की बुनियादी बातें। तो कंप्यूटर ने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है जो मानव जीवन में एक अभिन्न अंग बन गया है। ये एक अद्भुत यंत्र है। इसके द्वारा न केवल हमें विश्व भर की जानकारियाँ प्राप्त होती है अपितु इसमें चलने वाले असंख्य अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन हमारे जटिल कार्यों को भी आसान बनाते हैं। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। सामान्यतः कंप्यूटर को आंकड़ों को प्रोसेस करने का यंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को ग्रहण कर उस पर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है और हमें इच्छित परिणाम प्रदान करता है। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर है: डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग और आउटपुट इंफॉर्मेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कार्य क्षमता, उपयोगिता, उत्पादकता के कारण आज कंप्यूटर मानव जीवन का अंग बन गया है। आज कंप्यूटर का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में बहुतायत से हो रहा है। विभिन्न स्थानों में रहने वाले व्यक्ति कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे से आसानी से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। कंप्यूटर के प्रयोग ने कागजी काम को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। उदाहरण के लिए किसी भी कंपनी की लेखा प्रणाली यानी अकाउंटिंग सिस्टम पर दृष्टि डाली जाती है। अगर हम बैलेंस शीट बनाने के लिए परंपरागत तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 1 महीने लग जाएगा, जबकि कंप्यूटर के प्रयोग से ये काम कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है। हाथ से बनाई हुई मैनुअली बैलेंस शीट में त्रुटियां होने की अधिक संभावना रहती है और इनमें सुधार करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यदि इस बैलेंस शीट को कंप्यूटर पर बनाया जाए तो गलतियां होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है और जो थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाएगी उन्हें बिना दोबारा बैलेंस शीट बनाए सुधारा भी जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग कुछ शीर्षकों में दर्शाया गया है जिसे आप नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले शैक्षिक। स्कूल एवं कॉलेजों में कंप्यूटर का उपयोग जो है इस रूप में किया जाता है कि छात्रों को बेहतर और आसान तरीके से शिक्षा प्रदान किया जा सके। इंटरनेट के प्रयोग से छात्र किसी भी विषय विशेष पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देखने में आया है कि कंप्यूटर की मदद से किसी भी अरुचिकर विषय को रुचिकर और सरल बनाने के लिए ग्राफिक्स और एनिमेशन का प्रयोग किया जा सकता है। विज्ञान। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अन्वेषण और शोध को पूरा करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर की मदद से वैज्ञानिक भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। मनोरंजन। कंप्यूटर का प्रयोग केवल गंभीर कार्यों के लिए ही नहीं होता, इसमें हमारे मनोरंजन के साधन जैसे कि कंप्यूटर गेम्स, मल्टीमीडिया अनुप्रयोग, संगीत आदि की सुविधा भी मौजूद रहती है। बच्चों और बड़ों सभी को लुभाने में इस छोटी सी मशीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं को देखेंगे। फीचर ऑफ कंप्यूटर। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले गति यानी स्पीड। कंप्यूटर की गणना करने की गति मानव की गणना करने की गति से कई गुना अधिक होती है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए परंपरागत तरीके का प्रयोग करेंगे तो लगभग 1 महीना लग जाएगा, जबकि कंप्यूटर के प्रयोग से ये काम कुछ ही घंटे में पूरा किया जा सकता है। और क्या विशेषता है? शुद्धता यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर से हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वह शुद्ध होते हैं। साथ ही ये आवश्यक है कि अधिकाधिक शुद्ध परिणामों के लिए कंप्यूटर में इनपुट किया गया डेटा शुद्ध होना चाहिए। अगली विशेषता है उच्च संग्रह क्षमता यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर अपने स्मृति में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर एक निर्देश से भी सूचना को देखा या फिर पढ़ा जा सकता है। अगली विशेषता है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। मनुष्य से अगर 1000 अंकों का जोड़ लगाया जाए तो उसके परिणाम विभिन्न समय अंतराल पर भिन्न हो सकते हैं, जबकि कंप्यूटर प्रत्येक बार समान परिणाम ही प्रदर्शित करेगा। गोपनीय जानकारियों को रखने के लिए कंप्यूटर सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि कंप्यूटर में अनेक सूचना प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनसे सूचना और जानकारियों का एक गलत व्यक्ति द्वारा प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य होता है।
अगली विशेषता है बहुउद्देशीय यानी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल कंप्यूटर जो है ये एक बहुउद्देशीय मशीन है जिससे अनेक कार्यों को संपादित किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग समाज के प्रत्येक वर्ग में आज की आवश्यकता बन गया है। गणना करने, संगीत सुनने, सूचना संचय करने, फिल्म देखने, मकान का नक्शा बनाने आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे डेटा और सूचना के बारे में। डेटा क्या है? असिद्ध तथ्य, अंक और सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। प्रक्रिया क्या होता है? डेटा जैसे कि अक्षर, अंक, सांख्यिकीय या फिर किसी चित्र को सुव्यवस्थित करना, उनकी गणना करना प्रक्रिया कहलाती है। डेटा को संकलित कर जांचा जाता है और किसी क्रम में व्यवस्थित करने के बाद संग्रहित कर लिया जाता है। इसके बाद इसे विभिन्न व्यक्तियों जिन्हें सूचना की आवश्यकता है उसको भेजा जाता है। प्रक्रिया में कई पदों का समावेश होता है। गणना में आपका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, तुलना करने के लिए बराबर, बड़ा, छोटा, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। निर्णय लेना, अगली विशेषता है निर्णय लेना। किसी शर्त के आधार पर विभिन्न अवस्थाएं, तर्क, आवश्यक परिणाम को प्राप्त करने के लिए पदों का क्रम। केवल संख्याओं यानी अंकों की गणना को ही प्रक्रिया नहीं कहते हैं। कंप्यूटर की सहायता से दस्तावेजों में त्रुटियां ढूंढना, टेक्स्ट को व्यवस्थित करना आदि भी प्रक्रिया कहलाता है। सूचना क्या है? जिस डेटा पर प्रक्रिया हो चुकी है वो सूचना कहलाती है। अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकीय सूचना होती है। दूसरे शब्दों में डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना कई कारणों से अति आवश्यक और सहायक होती है, तो वो कारण भी आप देख लीजिए। ये वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायता करती है और ये भविष्य का मूल्यांकन करने में भी सहायक है। सूचना के गुण क्या है? हम जानते हैं कि सूचना किसी प्रणाली के लिए अति आवश्यक कारक है, इसलिए सूचना में कुछ गुण होने चाहिए। पहला, अर्थपूर्णता होनी चाहिए, विस्मयकारी तत्व, पूर्व जानकारी से सहमति, पूर्व जानकारी में सुधार, संक्षिप्तता, शुद्धता या यथार्थता, समयबद्धता और कार्य संपादन में सहायक। मूल इकाई क्या है कंप्यूटर का? पहला, बीट। बीट क्या है? ये कंप्यूटर के स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। ये स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। ये बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। बाइट क्या है? बाइट जो है ये कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। कंप्यूटर के स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह ASCII कोड में संचित होते हैं। प्रत्येक ASCII कोड 8 बीट का होता है। इस प्रकार किसी भी प्रकार को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बीट मिलकर 1 बाइट बनती है। अगला इकाई है कैरेक्टर। संख्यांकों के अलावा वह संकेत जो भाषा और अर्थ बताने में काम आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ABCDEF, स्मॉल लेटर FGHIJKLMNOPQRST, ये आपका Z तक स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में A to Z तक, और फिर 0 से 9 तक, @ हैशटैग $%, फिर एंड, ये सारे जो होते हैं ये होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम सामान्यतः कैरेक्टर को संचित करने के लिए ASCII यानी ASCII कोड का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर 8 बीट का उपयोग करके संचित होता है। कंप्यूटर का आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर का संक्षिप्त विकास क्रम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास क्रम 3000 वर्ष पुराना है। चीन ने सबसे पहला गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था। एबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में प्लास्टिक या धातु के गोले पिरोए रहते हैं। प्रारंभ में अबेकस का उपयोग व्यापारी गणनाएं करने के लिए करते थे। ये मशीन अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये जो मशीन दिख रहा है ये है अबेकस, जो कि चीन में सबसे ज़्यादा हुआ था सबसे पहले। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने एक
यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र विकसित किया। इस यंत्र को एडिंग मशीन कहा गया क्योंकि ये मशीन केवल जोड़ या घटा सकती थी। ये मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें कई दांते युक्त चक्रिया यानी फुट व्हील्स थी जो कि घूमती रहती थी। चक्रियों के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छिपे रहते थे। प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान यानी पोजिशनल वैल्यू होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। प्रत्येक चक्री स्वयं से पिछली चक्री के एक चक्कर लगाने पर एक अंक घूमती थी। ब्लेज पास्कल के एडिंग मशीन को पास्कलाइन कहते हैं। आज भी कार या बाइक को स्पीडोमीटर में यही यंत्र कार्य करता है। आज भी कार या फिर बाइक के स्पीडोमीटर में यही यंत्र जो है ये कार्य करता है। ये जो है ये है एडिंग मशीन। सन 1809 में फ्रांसीसी बुनकर यानी वेवर जोसेफ जेकार्ड ने कपड़े बुनने के ऐसे यांत्रिक करघे यानी लूम का आविष्कार किया जो कि कपड़ों में स्वतः ही डिज़ाइन बना देता था। इस लूम की विशेषता थी कि ये कपड़े के डिज़ाइन को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों यानी पंच कार्ड से नियंत्रित करता था और पंच कार्ड पर छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित करता था। तो ये जो मशीन है ये है पंच कार्ड और जेकार्ड्स लूम। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक समय स्वर्णिम युग माना जाता है। अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन विकसित किया जिसका नाम जो है डिफरेंस इंजन रखा गया। इसके बाद 1834 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप से एनालिटिकल इंजन तैयार किया। तो ये जो है ये है एनालिटिकल इंजन। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास को। हम देखेंगे ये चार्ट है इसका। इलेक्ट्रॉनिक घटक, उसके मुख्य विशेषताएं हैं ये सॉफ्टवेयर, ये मेमोरी और आई या ओ यंत्र, और ये कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्वात नलियाँ, इसकी विशेषताएं हैं मुख्य भारी, धीमी, अविश्वसनीय, अधिक स्थान और बिजली का उपयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर मशीन भाषा और असेंबली भाषा। मेमोरी और आई या फिर ओ यंत्र, सीमित मुख्य मेमोरी और पंच कार्ड द्वारा इनपुट। कंप्यूटर के प्रकार है एनालॉग। ट्रांजिस्टर, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं बिजली का उपयोग, आकार में छोटे। सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा HLL जैसे फोर्ट्रॉन, पास्कल और कोबोल आदि। इसकी मेमोरी और आई है मुख्य मेमोरी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय कोर, मेमोरी मैग्नेटिक टेप और डिस्क। कंप्यूटर प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि ये अधिक मेमोरी क्षमता है, इसमें आकार और भार में छोटे होते हैं। सॉफ्टवेयर सामान्य प्रयोजन HLL, समवर्ती प्रोग्रामिंग। मेमोरी और आई या फिर ओ यंत्र मुख्य मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी, हार्ड डिस्क गौण के रूप में। कंप्यूटर प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर। आगे व्यापक पैमाने पर एकीकरण VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं माइक्रो प्रोसेसर का विकास, अधिक गति और विश्वसनीयता। और ये वेब आधारित प्रौद्योगिकियां अत्यधिक प्रयोक्ता अनुकूल और बेहतरीन कृत्रिम से अभिज्ञ सॉफ्टवेयर है और इसका मेमोरी और आई है ऑप्टिकल डिस्क, VCD, DVD, ब्लूरे डिस्क और उच्च क्षमता वाली हार्ड डिस्क। कंप्यूटर प्रकार है डिजिटल। आगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि ये बहुत अधिक तेज और बहुत ही सशक्त है। सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं, इसका IO या फिर O यंत्र है विकसित किए जा रहे हैं। और कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है।
होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर 1890 में अमेरिका की गणना के कार्य को करने के लिए एक मशीन बनाई गई जिसमें पंच कार्डों यानी पंच कार्ड्स को विद्युत के द्वारा संचालित किया गया। 1896 में होलरिथ ने पंच कार्ड यंत्र बनाने की टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई। 1911 में इस कंपनी का नाम बदलकर कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कर दिया गया। उसके बाद 1924 में इस कंपनी का नाम फिर से बदलकर IBM हो गया, जो कि आज विश्व की कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। तो ये जो है ये है टेबुलेटिंग मशीन। 1944 में IBM के इंजीनियरों और हार्वर्ड आइकेन ने एक मशीन को विकसित किया जिसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया। बाद में इस मशीन का नाम मार्क 1 रखा गया। ये विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें 500 मील लंबाई के तार, 500 मील लंबाई के तार और 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन था। तो ये है मार्क 1। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर, भारत में कंप्यूटर का विकास। HEC 2M। विश्व में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव तो 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में ही हो गया था, लेकिन भारत ने अपना पहला कंप्यूटर 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा। इस कंप्यूटर का नाम HEC 2M था और इसे कोलकाता यानी कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया। इस कंप्यूटर ने योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग बन गया है, इसके द्वारा वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं के निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कंप्यूटर भारत की अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों की डिज़ाइन में भी उपयोगी साबित हुआ। अगला जो है ये कंप्यूटर TIFRAC। ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर था जिसका विकास 1962 में किया गया था। इसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सोसाइटी यानी समीर। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विकास भारत सरकार द्वारा मुंबई में प्रयोगशाला समीर यानी सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इसकी स्थापना 1984 में की गई। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR मुंबई में वर्ष 1977 में स्थापित विशेष माइक्रोवेव उत्पादन इकाई SMPU की एक शाखा यानी ब्रांच है, जो कि माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रिय है। अगला CDEC, प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी CDEC समानांतर संसाधन प्रौद्योगिकी पर आधारित सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय पहल है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य 100 मेगाफ्लॉप से भी अधिक अभिकलन क्षमता से युक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के उच्च कार्य निष्पादन वाले समानांतर कंप्यूटर की डिज़ाइन, विकास और वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है। 100 मेगाफ्लॉप। अगला भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी मार्ग यानी STPI। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1991 में भारत सरकार सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक सोसाइटी के रूप में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स की स्थापना की गई। ये आंतरिक इंजीनियरिंग संसाधनों का रखरखाव था। आगे हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर भारत में। सबसे पहला परम। अमेरिका द्वारा भारत के क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद 1980 के दशक के अंत में भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1988 में प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की स्थापना की गई। परम
पुणे स्थित सीडेक द्वारा डिजाइन एवं निर्मित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। परम 8000 परम श्रृंखला का पहला सुपर कंप्यूटर था, परम 8000। इसका विकास 1991 में किया गया था। इसे भारत का पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ये अधिकतम 524 टेराफ्लॉप्स की गति से कार्य निष्पादित करने में सक्षम है। अगला जो है भारत का परम पद्य। अप्रैल 2003 में विकसित परम पद्य सुपर कंप्यूटर की गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप प्रति सेकंड थी। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थित प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की उच्च क्षमता कंप्यूटिंग यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग 4.0 पेटाफ्लॉप्स है, जबकि राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित सुपर कंप्यूटर मिहिर की उच्च क्षमता कंप्यूटिंग 2.8 पेटाफ्लॉप्स है। जून 2020 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत के 2 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रत्यूष को वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है, जो कि सूची में 66 स्थान पर है, 66वें स्थान पर है। इस सूची में मिहिर को 119th स्थान प्राप्त हुआ है, 119वां। आगे हम कंप्यूटर की पीढ़ियां देखेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली ये पीढ़ी है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, उसके विशेषताएं हैं और ये उदाहरण हैं। तो पहली पीढ़ी जो है ये 1940 से 1956 का है। इसका में हार्डवेयर वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग, सॉफ्टवेयर मशीन भाषा का प्रयोग। इसकी विशेषताएं हैं, पहला बड़ा आकार, खर्चीला और सीमित अनुप्रयोग। इसके उदाहरण है एनियाक और एट्स का ADSAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। उसके बाद यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला दूसरी पीढ़ी जो है ये 1956 से 1963। इसमें हार्डवेयर है वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोड तकनीक का प्रयोग, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग। सॉफ्टवेयर असेंबली भाषा और फॉर्ट्रेन कोबोल का प्रयोग। विशेषताएं हैं इसकी आकार में छोटे, संग्रह क्षमता व गति काफ़ी अधिक। इसके उदाहरण है IBM 7030, IBM 7094, CDS 164, यूनिवैक सीरीज। अगला तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971। हार्डवेयर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग, सॉफ्टवेयर OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग, हार्ड लेवल लैंग्वेज बेसिक का प्रयोग। इसकी विशेषताएं हैं कि ये बहुत छोटा आकार, डॉक्यूमेशन और प्रोसेसिंग में अनुप्रयोग। इसके उदाहरण हैं IBM 360/370, यूनिवैक 1108, PDP 11। चौथी पीढ़ी 1971 से वर्तमान तक है। इसमें हार्डवेयर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का प्रयोग, माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी, सॉफ्टवेयर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसकी विशेषताएं हैं तेज गति, कर मूल्य। उदाहरण है स्टार 1000, डेक 10, क्रे XMP यानी सुपर कंप्यूटर, एप्पल कंप्यूटर्स। पांचवी पीढ़ी जो है ये वर्तमान एवं उसके आगे। इसमें हार्डवेयर बायोचिप और वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VVL यानी VVLSI तकनीकी का प्रयोग, सॉफ्टवेयर इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया, कृत्रिम बौद्धिकता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉफ्टवेयर जो है ये सभी हाई लेवल भाषाओं जैसे कि C++, जावा, नेट का प्रयोग। इसकी विशेषताएं हैं अत्यंत छोटा, तीव्र गति, उपयोग में आसान, बहुआयामी यानी ध्वनि, दृश्य व टेक्स्ट अनुप्रयोग। उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम यानी PCS, सन वर्क स्टेशन।
आगे हम देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटरों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे पहला अनुप्रयोगों यानी एप्लीकेशंस के आधार पर, दूसरा उद्देश्य यानी पर्पस के आधार पर, और तीसरा आकार यानी साइज के आकार पर। तो पहला अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटरों को 5 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में, हाइब्रिड कंप्यूटर, प्रकाशीय कंप्यूटर यानी ऑप्टिकल कंप्यूटर, और लास्ट क्वांटम कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम एक एक करके सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या है? डिजिट का अर्थ होता है अंक। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। ये कंप्यूटर डेटा और प्रोग्रामों को 0 तथा 1 से परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ले लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी निर्देश और आंकड़े बाइनरी डिजिट के रूप में सुरक्षित होते हैं। तो ये जो है ये डिजिटल कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है। दूसरा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर सूचनाओं को भौतिक रूप में स्वीकार करता है, जैसे कि तापमान, दाब एक्सेट्रा। एनालॉग कंप्यूटर में लगातार संकेत यानी सिग्नल के रूप में सूचनाएं मिलती रहती है, जिसे ये परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, सनडायल, थर्मामीटर इत्यादि एनालॉग के उपकरण हैं। एनालॉग कंप्यूटर की मेमोरी कम होती है। इन कंप्यूटरों में 100% शुद्धता नहीं होती है। तो ये जो है ये एनालॉग कंप्यूटर है, इस प्रकार का होता है। तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का सम्मिलित रूप है। इनका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है, जैसे कि ईसीजी मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये जो है ये हाइब्रिड कंप्यूटर का नक्शा है। अगला कंप्यूटर प्रकाशीय कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल गणनाओं को संपादित करने हेतु दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट या फिर अवरक्त बीमों यानी इंफ्रारेड बीम्स द्वारा उत्पन्न फोटोनों का प्रयोग करते हैं। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक कंप्यूटरों में गणनाओं हेतु इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में फोटोनों के प्रयोग से उच्च बैंडविड्थ यानी हायर बैंडविड्थ प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन्हें फोटोनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। आगे अगला कंप्यूटर जो है वो है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाती है। क्वांटम व परंपरागत कंप्यूटरों दोनों में सूचनाओं को युग्मक अंकों यानी बाइनरी डिजिट्स या बीट्स जो कि 1-0 के रूप में संग्रहित, कूटबद्ध व उपयोग किया जाता है। एक सामान्य कंप्यूटर में प्रत्येक बीट एक स्विच होता है जो या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। क्वांटम कंप्यूटर में ये स्विच ऑन या ऑफ तो होते ही हैं, साथ ही इनकी एक तीसरी अध्यारोपित स्थिति होती है जिसमें वो ऑन या ऑफ एक साथ हो सकते हैं। इस अतिरिक्त विशेषता के कारण ही क्वांटम बीट या फिर क्यूट बीट परंपरागत बीट की तुलना में अधिक सूचनाएं कूटबद्ध कर सकते हैं। बीट्स की क्षमता में वृद्धि के कारण ही क्वांटम कंप्यूटर अधिक तेज व शक्तिशाली साबित होते हैं। तो ये जो है ये है क्वांटम कंप्यूटर, आउटपुट इनपुट। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे दूसरा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन पर्पस। कंप्यूटरों को 2 प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, सामान्य के लिए जनरल और विशिष्ट यानी स्पेशल। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों में सामान्य प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे कि शब्द प्रक्रिया यानी वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर यानी पत्र व दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट तैयार करना, डेटाबेस बनाना आदि। इन कंप्यूटरों के सीपीयू की क्षमता सीमित होती है।
विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों को विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है और इनके सीपीयू की क्षमता उसी के अनुरूप होती है। उदाहरण के लिए फिल्म उपयोग में फिल्म संपादन के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग इन क्षेत्रों में भी किया जाता है जैसे कि मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध एवं अंतरिक्ष विज्ञान आदि। तीसरा, आकार के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। आकार एवं कार्य करने के आधार पर कंप्यूटरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो ये 4 प्रकार हैं। एक एक करके इन चारों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इनका विकास 1970 के दशक में हुआ था और इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये वजन में हल्के और सस्ते होते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग घरों एवं छोटे व्यवसायों में किया जाता है। इन कंप्यूटरों को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पीसी को कई भागों में बांटा गया है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है माइक्रो कंप्यूटर। तो पीसी के भाग हैं, पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा पाम टॉप कंप्यूटर। चौथा नोटबुक कंप्यूटर और पांचवा टैबलेट कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर, अगला मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर एक बहुप्रयोगता यानी मल्टी यूज़र कंप्यूटर है जिससे सैकड़ों प्रयोक्ता एक साथ उपयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के लिए किया जाता है। तो ये जो डायग्राम है, ये है नक्शा, ये है मिनी कंप्यूटर। अगला सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों एवं ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रयोक्ता यानी एक साथ कई यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पे किया जाता है। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं IBM 4381, ICL 39, CDC साइबर आदि। तो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला सुपर कंप्यूटर, चौथा लास्ट प्रकार रहेगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर लगभग मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जो कि आकार में सबसे बड़े, तीव्र और बहुत अधिक महंगे होते हैं। इनका उपयोग स्थूल यानी मैसिव आंकड़ों के प्रसंस्करण और बहुत ही जटिल समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। तो ये जो है, ये सुपर कंप्यूटर है। आजकल के सुपर कंप्यूटर इस्पात की ऊंची ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले उच्च कोटि के कंप्यूटरों का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह होते हैं जिनमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल लेते हैं। किसी सुपर कंप्यूटर की ताकत का अंदाजा उसकी कार्य निष्पादन क्षमता यानी प्रोसेसिंग स्पीड से लगाया जाता है। ये देखा जाता है कि मशीन 1 सेकंड में कितनी गणना कर सकती है। सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए फ्लॉप्स इकाई का प्रयोग होता है। प्रति सेकंड अरबों खरबों गणनाएं कर देने वाले सुपर कंप्यूटरों का उपयोग खासकर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जिनसे कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर गणनाएं करने की ज़रूरत पड़ती है। मसलन मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। 22 जून 2020 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई है। इस नवीनतम सूची में जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। इसकी अधिकतम संसाधन गति 415 पेटाफ्लॉप्स है।
आर्म प्रौद्योगिकी यानी आर्म टेक्नोलॉजी पर आधारित ये सुपर कंप्यूटर कोबे, जो कि जापान में स्थित टाइकेन सेंटर फॉर कम्युनिकेशनल साइंस, और रिकेन यानी RIKEN सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस में स्थापित है। दूसरे स्थान पर रहने वाला अमेरिका का सुपर कंप्यूटर समिट 148.6 पेटाफ्लॉप संसाधन गति धारित करता है। तो ये है कंप्यूटर स्मृति की माप। एक एक नज़र में स्टार्ट को भी देख लीजिए। 1024 बाइट होता है 1 किलो बाइट के बराबर। 1024 किलो बाइट्स होता है 1 मेगावाट के बराबर। 1024 मेगावाट्स होता है 1 गीगाबाइट के बराबर, और 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट के बराबर। 1024 बाइट्स होता है 1 किलोबाइट के बराबर। 1024 किलो बाइट्स होता है 1 मेगावाट के बराबर, 1 MB के बराबर, और 1024 मेगाबाइट्स होता है 1 गीगाबाइट के बराबर, और 1024 गीगाबाइट्स होता है 1 टेराबाइट के बराबर, 1 TB के बराबर। तो क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर संरचना के बारे में, कंप्यूटर स्ट्रक्चर। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रमुख इकाइयाँ होती हैं, यानी 4 यूनिट्स होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी CPU, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई है यानी CPU। तो इस डायग्राम को आप पॉज करके देख सकते हैं। इनपुट, ये रजिस्टर है, कंट्रोल या ALU, कीबोर्ड, इनपुट में आपका कीबोर्ड और माउस है, ये कंट्रोल यानी या फिर ALU, रजिस्टर। इसके बाद ये है आउटपुट में आपका मॉनिटर और प्रिंटर है। सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी CPU के बारे में। सिस्टम यूनिट में CPU एक मुख्य हार्डवेयर होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन भी कहा जाता है। CPU के 2 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और दूसरा अरिथमेटिक व लॉजिकल यूनिट यानी ALU। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट जो है ये इनपुट युक्ति को ये कैसे पता चलता है कि अब उसे संग्रहण युक्ति यानी स्टोरेज यूनिट में डेटा को संग्रहित करना है, और कैसे सिर्फ अंतिम परिणाम ही आउटपुट युक्ति को भेजा जाता है जबकि माध्यमिक परिणाम को नहीं। ये सभी कुछ कंप्यूटर प्रणाली के कंट्रोल यूनिट से ही संभव होता है। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करना है। इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट ALU व मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम के निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है और इन निर्देशों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करके उसकी उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है जिससे डेटा प्रोसेसिंग हो सके। दूसरा ALU यूनिट। ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक व लॉजिकल यूनिट। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी गणितीय एवं तार्किक कार्य किए जाते हैं। ALU में गणना करने की गति आधुनिक कंप्यूटरों में पिकोसेकंड में पहुंच गई है। दूसरा मेमोरी यूनिट। स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वो भाग है जिसके द्वारा सूचनाओं और अनुदेशों के भंडारण एवं पुनरुद्धरण यानी स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस का कार्य किया जाता है। अनुदेशों के भंडारण एवं पुनरुद्धरण। मेमोरी यूनिट डेटा निर्देशों एवं परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखती है। ये सेमीकंडक्टर पदार्थ से निर्मित IC चिप होती है। सामान्यतः कंप्यूटर में 2 प्रकार के मेमोरी होते हैं। पहला आंतरिक स्मृति यानी इंटरनल मेमोरी और दूसरा बाह्य स्मृति यानी एक्सटर्नल मेमोरी होता है। मेमोरी की क्षमता को बाइट, मेगावाट, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में मापा जाता है, जैसे कि 256 KB, 630 MB, 4 GB, 2 TB आदि।
मेमोरी में डेटा को संग्रह करने के लिए कई संग्रहण स्थान यानी स्टोरेज लोकेशंस होते हैं। हर स्टोरेज लोकेशन का एक नंबर होता है जिसे हम मेमोरी लोकेशन या मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहते हैं। जैसे हमारे घरों के एड्रेस में पिन कोड होता है, उसी प्रकार मेमोरी में एड्रेस होता है। आगे हम बात करेंगे आंतरिक स्मृति या प्राइमरी मेमोरी। एक कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में पाई जाती है। एक कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में पाई जाती है। आंतरिक स्मृति को प्राथमिक स्मृति या मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर द्वारा जिन दो प्रकार की आंतरिक स्मृतियों का उपयोग किया जाता है वो है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। जिन प्रोग्रामों और सूचनाओं की प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है उन्हें कंप्यूटर की स्मृति में धारण करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है ये है रैम। रैम में अंकित सूचना तक अभिगम या पहुंच यादृच्छिक यानी रैंडम होती है, क्रमवार नहीं। अतः इसे यादृच्छिक यानी रैंडम अभिगम स्मृति या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तात्पर्य ये है कि रैम चिप पर रखी गई किसी सूचना को कंप्यूटर चाहे वो किसी भी पते पर स्थित हो सीधा यानी डायरेक्ट पढ़ सकता है। उस सूचना तक पहुंचने के लिए उसे क्रमवार सारे पतों से नहीं गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह कोई व्यक्ति मकान संख्या 226 तक सीधा अर्थात मकान नंबर 1 2 3 4 ऐसे 220 ऐसे क्रमवार गुजरे बिना पहुंच सकता है, उसी प्रकार ये जो है अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी होता है, अर्थात इसमें संग्रहित डेटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है और उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रैम की क्षमता या आकार 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB आदि होते हैं। रैम जो है ये दो प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या है? इसका पूरा नाम है एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। ये एक महंगी मेमोरी होती है। इसकी डेटा अभिगम गति यानी डेटा एक्सेसिंग स्पीड डी रैम से अधिक होती है। एस रैम में 1 बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए 4 या 6 ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। आधुनिक कंप्यूटरों में इसका प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में होता है। तो ये है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे हम डिस्कस करेंगे डी रैम के बारे में। ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसकी गति यानी स्पीड धीमी यानी स्लो होती है। ये एसआरएम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की अपेक्षा सस्ती होती है। डी रैम में 1 बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए केवल एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। पर्सनल कंप्यूटरों में मुख्य मेमोरी के रूप में डायनामिक रैम का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डायनामिक रैम। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी में भंडारित डेटा या अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसे ना तो वहाँ से हटाया जा सकता है और ना ही किसी अन्य सूचना या डेटा को वहाँ पे भंडारित किया जा सकता है। वास्तव में कंप्यूटर में इस स्मृति क्षेत्र या अर्थात इस मेमोरी में भंडारित डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर के निर्माता द्वारा कंप्यूटर के निर्माण के समय ही बना दिया जाता है। ये मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी यानी नॉन वोलेटाइल के रूप में रहती है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती है, नष्ट नहीं होती है। सामान्यतः बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी BIOS नाम का एक प्रोग्राम रोम चिप में संग्रहित होता है। बायोस कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है।
कंप्यूटर का सहजता से प्रयोग करने के लिए ये निर्देश आवश्यक होता है। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू यानी स्टार्ट करते समय स्वपरीक्षण पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट निर्देश देना होता है। स्वपरीक्षण ये तय करता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जैसे कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आदि तकनीकी रूप से सही स्थिति में है। यदि स्वपरीक्षण में कोई अनियमितता पाई जाती है तो बायोस उसे ठीक करने के लिए कंप्यूटर को एक कोड देता है। इस तरह के कोड प्रायः एक बीप के रूप में होते हैं जो कंप्यूटर को चालू करते समय सुनाई देते हैं। रीड ओनली मेमोरी जो है ये कई प्रकार के होते हैं, तो इनके प्रकार आप दे सकते हैं। पी-रोम, इसका पूर्ण नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसा रोम है जिसे सामान्यतः निर्माता सूचना शून्य बनाता है, अर्थात निर्माण के समय इसमें कोई डेटा या अनुदेश निर्माता द्वारा नहीं डाला जाता है। उपयोगकर्ता इसमें अपने डेटा या अनुदेश को केवल एक बार डाल सकता है, उसके बाद ये रोम काम करता है। खास बात यह है कि इस प्रकार के रोम में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, फिर उसे ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही संशोधित किया जा सकता है। तो ये है रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला रोम के पार्ट है ईपीरोम। इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप ने पी-रोम की समस्या को दूर किया है। ईपीरोम में संग्रहित प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए चिप को बोर्ड से निकालकर पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेस के सामने रखा जाता है और चिप के डेटा को डिलीट किया जाता है। इसके बाद पुनः प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। तो ये है ईपीरोम। आगे अगला भाग है रोम का डबल ईपीरोम। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की रोम पर स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। निर्देश यानी कमांड्स दिए जाने पर कंप्यूटर में उपलब्ध विद्युत सिग्नल यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल ही इस प्रोग्राम को संशोधित कर देते हैं। तो ये है डबल ईपीरोम। अब बाह्य स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर के बाह्य स्मृति एवं भंडारण माध्यम की आवश्यकता तीन मुख्य कारणों से होती है। किन कारणों से होती है? जिस डेटा या सूचना की आवश्यकता प्रतिदिन के उपयोग के लिए नहीं होती उसे आंतरिक स्मृति में रखने का लाभ नहीं, अतः इसे बाह्य स्मृति में रखा जाता है। दूसरा कारण है आंतरिक स्मृति में सीमित स्थान होता है, अतः जो डेटा अत्यंत आवश्यक न हो उसे बाह्य स्मृति में रखते हैं ताकि आंतरिक मेमोरी में अनिवार्य डेटा के लिए प्रचुर स्थान बचा रहे। अगला, विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाने, वायरस आ जाने या अन्य कारणों से कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति में संचित डेटा नष्ट हो सकता है। तो आंतरिक स्मृति में भंडारित डेटा को भी प्रतिलिपि के रूप में बाह्य स्मृति में भंडारित करना श्रेयस्कर होता है। बाह्य स्मृति को द्वितीयक स्मृति यानी सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क। तो ये भाग हैं। तो एक एक करके इन सारे भागों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बाह्य स्मृति के रूप में किया जाता है, लेकिन अब ये प्रचलन में नहीं है। फ्लॉपी डिस्क एक लचीला चुंबकीय भंडारण माध्यम है। फ्लॉपी डिस्क आरंभ में 8 इंच और बाद में 5 1/4 अथवा 5 1/4 और 3 1/2 इंच के आकार में निर्मित की जाती है। 3 1/2 इंच आकार की एक फ्लॉपी में 720 KB या फिर 1.44 MB डेटा के भंडारण की क्षमता होती है। तो ये जो है ये है फ्लॉपी डिस्क, इस प्रकार का होता है। अगला हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसमें एक से अधिक डिस्क होती है। प्रत्येक डिस्क ट्रैक में विभाजित होती है और प्रत्येक ट्रैक सेक्टर में विभाजित होता है। हार्ड डिस्क की स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जैसे कि 160 GB, 500 GB और 1 TB आदि। ये जो है ये नक्शा है हार्ड डिस्क का।
इस प्रकार का होता है हार्ड डिस्क। अगला भाग है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। ये मानक सीडी का व्यास लगभग 120 मिलीमीटर यानी 4.7 इंच होता है और ये 60/80 मिनट की श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो या फिर 650 MB अपॉन 700 MB 60 ये जो है 60 या फिर 80 मिनट की श्रव्य सामग्री या फिर 650 MB या 700 MB डेटा के संग्रहण में सक्षम है। कॉम्पैक्ट डिस्क 1.2 मिलीमीटर मोटाई की पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। इस पर चढ़ा हुआ आवरण उच्च परावर्तक होता है और साधारणतः एल्यूमिनियम का बना होता है। डेटा को पढ़ने के लिए एक निम्न तीव्रता की लेज़र किरण का प्रयोग होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क विभिन्न प्रारूपों यानी विभिन्न फॉर्मेट्स में उपलब्ध होता है। विभिन्न इसमें फॉर्मेट्स होते हैं जिनमें कि मुख्य है सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। सीडी रोम में भंडारित सूचना सामग्री को मात्र पढ़ा जा सकता है, उस पर कुछ लिखा या फिर उसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। सीडी रोम के उत्पादकों द्वारा सीडी रोम पर लिखने या रिकॉर्ड करने के लिए अत्यधिक तीव्र लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्ड किए गए डेटा को सीडी रोम ड्राइव के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। सीडी रोम ड्राइव में सीडी रोम को पढ़ने के लिए जिस लेजर यानी अवरक्त का प्रयोग किया जाता है उसका तरंग दैर्घ्य 780 नैनोमीटर होता है। येलो बुक एक तकनीकी मानक है जो कि सीडी रोम के प्रारूप को परिभाषित करता है। तो ये है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम इस प्रकार का होता है। अगला CDR यानी रिकॉर्डेबल। CD रिकॉर्डेबल जिस CD में डेटा को केवल एक बार लिखा जा सके उन्हें CDR कहते हैं। इन्हें वर्म यानी वर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, इसको वर्म भी कहा जाता है CDR को। CDR अगला CDRW। W का फुल फॉर्म RW का फुल फॉर्म है रीराइटेबल। जिन CD में डेटा को बार बार संग्रहित किया और मिटाया यानी डिलीट किया जा सके उन्हें CDRW कहते हैं। D यानी DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही इसके फुल फॉर्म होते हैं। DVD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि CD की तरह ही होता है, लेकिन इसकी संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर एंड सिंगल साइडेड, इसकी जो संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर एंड सिंगल साइडेड CD से लगभग 7 गुना तक होता है। DVD की संग्रहण क्षमता 4.7 GB यानी 4.7 गीगाबाइट से 17 GB तक होता है। DVD ड्राइव में DVD को पढ़ने के लिए लाल रंग की लेज़र किरण का उपयोग किया जाता है। इस लेज़र की तरंग दैर्घ्य 650 नैनोमीटर होता है। DVD भी दो प्रकार की होती है। तो यह है DVD। पहला DVD-R। DVD-R जो है इन पर केवल एक बार डेटा लिखा जा सकता है। DVD-RW इन पर डेटा को बार बार संग्रहित किया या फिर मिटाया जा सकता है। आगे डिस्कस करेंगे पेन ड्राइव के बारे में। पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव वर्तमान डेटा संग्रहण युक्तियों यानी डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसकी डेटा संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अधिक होता है। वर्तमान में ITB तक डेटा का संग्रहण करने वाली पेन ड्राइव्स बाजार में उपलब्ध है। पेन ड्राइव में डेटा के भंडारण और उसे पढ़ने हेतु फ्लैश मेमोरी और एकीकृत USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार का होता है, ये है पेन ड्राइव। अगला ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे DVD का उन्नत यानी एडवांस संस्करण कहा जा सकता है। ब्लूरे डिस्क में ब्लू लेज़र के रंग को और रे जो है ये ऑप्टिकल किरण यानी ऑप्टिकल रे को प्रदर्शित करता है। ब्लूरे ड्राइव में जिस लेज़र का प्रयोग ब्लूरे डिस्क को पढ़ने के लिए किया जाता है उसकी तरंग दैर्घ्य 405 nm होता है।
तो ये है ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क के 3 प्रारूप यानी 3 फॉर्मेट में उपलब्ध है ब्लू-रे डिस्क। पहला ब्लू-रे डिस्क रोम, ब्लू-रे डिस्क आर, ब्लू-रे डिस्क आर ई। ब्लू-रे डिस्क 2 प्रकार की होती है। पहला सिंगल लेयर, सामान्यतः इसमें 25 GB तक का डेटा संग्रहित करने की क्षमता होती है। डबल लेयर इसमें सामान्यतः 50 GB यानी 50 गीगाबाइट तक का डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। आगे डिस्कस करेंगे वर्चुअल मेमोरी को। अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में रैम की क्षमता को विस्तारित करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे आभासी स्मृति या वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इस मेमोरी में प्रबंधन तकनीक में कंप्यूटर की भौतिक स्मृति यानी फिजिकल मेमोरी में संग्रहित सूचना को हार्ड डिस्क की स्मृति में ले जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंप्यूटर में 2 GB रैम और 1 GB पेज फाइल उपलब्ध है तो इसका ये अर्थ है कि कंप्यूटर की कुल उपलब्ध मेमोरी 3 GB है। इस तकनीक में रैम में संचित जिन पेजों की शीघ्र आवश्यकता होने की संभावना नहीं होती उन्हें हार्ड डिस्क पर डाल दिया जाता है। इस प्रकार ये पेज जो मेमोरी घेरे हुए थे वह अब अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। हार्ड डिस्क पर डाले गए पेजों की जब आवश्यकता पड़ती है तब उन्हें वास्तविक स्मृति यानी रैम में अन्य पेजों को हटाकर पुनः लोड कर लिया जाता है। मध्यमा स्मृति या कैश मेमोरी, बहुधा माइक्रोप्रोसेसर तीव्र गति से कार्य करते हैं जबकि मेमोरी का पठन और लेखन उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता। इस प्रकार माइक्रोप्रोसेसर की तीव्र गति का लाभ नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर की प्रत्येक क्रिया में मेमोरी का पठन अथवा लेखन अनिवार्य होता है। इस समस्या के निवारण हेतु माइक्रोप्रोसेसर और रैम के मध्य एक तीव्र गति की स्मृति का उपयोग किया जाता है जो संग्रहण क्षमता में मुख्य मेमोरी से छोटी और गति क्षमता में उससे बहुत अधिक होती है। इस स्मृति को कैश स्मृति कहा जाता है। चूँकि कैश स्मृति की पठन गति तीव्र होती है और ये माइक्रोप्रोसेसर की गति के अनुसार उसे डेटा प्रदान करने में सक्षम होती है। इस कार्य के अतिरिक्त कैश मेमोरी को जो भी समय मिलता है उसमें ये रैम से डेटा प्राप्त करती रहती है। इस प्रकार धीमी गति से कार्य करने वाली रैम का प्रभाव माइक्रोप्रोसेसर की गति पर नहीं पड़ता है और उससे अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा उपलब्ध होता रहता है। आगे डिस्कस करेंगे इनपुट युक्तियाँ यानी इनपुट यूनिट्स। जिन युक्तियों का प्रयोग डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है वे सभी युक्तियाँ आगम अथवा इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। ये भी कहा जा सकता है कि मानवीय भाषा में प्रविष्ट किए जा रहे डेटा अथवा प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने योग्य रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्तियों को इनपुट युक्तियाँ कहते हैं। ये युक्तियाँ अक्षरों, अंकों तथा अन्य विशिष्ट चिन्हों को बाइनरी डिजिट अर्थात 0 और 1 में परिवर्तित करके CPU के समझने योग्य बनाती हैं। कुछ प्रमुख युक्तियाँ हैं यथा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन एसेट्रा। इनपुट युक्तियाँ को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है जैसे ऑनलाइन इनपुट युक्तियाँ, दूसरा सोर्स डेटा इनपुट युक्तियाँ। ऑनलाइन इनपुट युक्तियाँ क्या हैं? ये वे युक्तियाँ हैं जिनसे हम कंप्यूटर प्रणाली में सीधे इनपुट प्रदान कर सकते हैं। ये युक्तियाँ कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ी रहती है जैसे माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक एसेट्रा। सोर्स डेटा इनपुट युक्तियाँ क्या हैं? ये वो युक्तियाँ हैं जो किसी भी स्रोत से आंकड़ों और निर्देशों को पढ़ सकती है और प्रणाली में संचित कर लेती है। बाद में उस डेटा का आवश्यकता अनुसार गणना के लिए प्रयोग किया जा सकता है जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल यानी POS टर्मिनल, स्कैनर आदि। आगे डिस्कस करेंगे हम कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड मुख्य और सुगम ऑनलाइन इनपुट युक्ति है। कीबोर्ड एक ऐसा टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। इसके माध्यम से कीबोर्ड जो है ये एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। इसके माध्यम से टेक्स्ट, संख्या यानी नंबर,
सिंबल यानी चिन्ह आदि को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। डेटा को 1 और 0 में बदलकर कीबोर्ड दो प्रकार से सीपीयू में इनपुट कर सकता है। पहला श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। कीबोर्ड दो प्रकारों में बांटा जा सकता है कीबोर्ड को, सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सामान्यतः 104 कुंजियाँ यानी 104 कीज होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक कुंजियाँ होती हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशेष पोर्ट होता है। कीबोर्ड जो है ये कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशेष पोर्ट होता है। आजकल बाजार में यूएसबी कीबोर्ड भी आ रहे हैं जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लग जाते हैं। कीबोर्ड की सभी कुंजियों को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला फंक्शन कुंजियाँ यानी फंक्शन कीज, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ यानी अल्फा न्यूमेरिक कीज, तीसरा न्यूमेरिक कीज और चौथा विशिष्ट उद्देश्य कुंजियाँ यानी स्पेशल कीज। तो एक एक करके इन सारे कीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फंक्शन कीज, फंक्शन कुंजियाँ, ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है। इनकी संख्या 12 F1 से F12 तक होती है। इनका कार्य अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होता है। दूसरा कुंजी है अल्फा न्यूमेरिक कुंजी, अल्फा न्यूमेरिक कीज। ये कीबोर्ड के मध्य का हिस्सा होता है। इनके माध्यम से अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक नंबर के साथ विशेष चिन्हों को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। जैसे कि ये नंबर इस प्रकार है, ये सारे नंबर होते हैं A to Z, स्मॉल a to Z और 0 से 9 तक, और ये सिंबल। अगला कुंजी है न्यूमेरिक कुंजी, न्यूमेरिक कीज। ये कीबोर्ड की दाएं तरफ होती हैं। इसमें कुल 17 कुंजियाँ होती हैं, 17 कीज होते हैं। यदि न्यूमेरिक कीज ऑन होती है तो नंबर इनपुट होते हैं और यदि बंद होती है तो ये एरो की के जैसे काम करती है। चौथा स्पेशल कुंजी। स्पेशल कुंजी जो है इनकी संख्या कीबोर्ड में कम होती है और ये कंप्यूटर के विशिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे कि प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक, होम एंड के लिए। तो ये है कीबोर्ड। आगे डिस्कस करेंगे हम माउस के बारे में। ये एक ऑनलाइन इनपुट युक्ति है जिसमें आमतौर पर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक मिडिल व्हील। ये माउस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि भौतिक, ऑप्टिकल और लेज़र माउस। भौतिक माउस बॉल गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल और लेज़र माउस प्रकाश सिग्नलों के आधार पर कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कॉर्डलेस माउस भी बाजार में उपलब्ध हैं। ये माउस फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति और उस क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को भेजता है। तो ये है माउस। आगे हम पढ़ेंगे स्कैनर के बारे में, स्कैनर को जानेंगे। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को कंप्यूटर में सीधे इनपुट किया जा सकता है। इसके माध्यम से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित किया जा सकता है। स्कैनर का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें प्रयोक्ता यानी यूज़र को सूचना अथवा डेटा को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे जानेंगे हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR। इसका प्रयोग बैंकिंग में चेक जांचने में किया जाता है। MICR तकनीक में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही यानी मैग्नेटिक इंक द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं, जिसे MICR रीडर की सहायता से पढ़ा जाता है। तो ये है MICR, इस प्रकार का होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR। ये स्कैनर OMR शीट पर पेंसिल और पेन के चिन्हों की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। आजकल इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की आंसर शीट को जांचने में भी किया जाता है। तो ये है OMR स्कैनर, इस प्रकार का होता है।
तो आगे हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन द्वारा टाइपराइटर, हाथ से लिखे लेख और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर पढ़े जाते हैं। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। ये एक आधुनिक मशीन है जो टेक्स्ट को स्कैन करती है और इसका प्रयोग किताबों को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये है OCR, इस प्रकार का होता है। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? इसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपस्थित आकृति को आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है। इसके माध्यम से गेम्स खेलना अत्यंत सुविधाजनक हो जाता है। तो ये है जॉयस्टिक। आगे हम पढ़ेंगे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? ये एक पॉइंटर डिवाइस है। ये लैपटॉप में माउस का कार्य करता है। इसके द्वारा गेम्स भी खेले जाते हैं। इसमें केवल बॉल को घुमाना पड़ता है, पूरी डिज़ाइन को नहीं घुमाना पड़ता है। तो ये है ट्रैक बॉल। आगे हम डिस्कस करेंगे लाइट पेन के बारे में। तो लाइट पेन भी एक पॉइंटर डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आकृति और चित्र निर्माण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर डिज़ाइन इसका प्रयोग CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के कार्यों में करते हैं। तो ये है लाइट पेन। आगे हम पढ़ेंगे बारकोड रीडर के बारे में। इसका प्रयोग किसी उत्पाद यानी प्रोडक्ट के ऊपर छापे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसमें बारकोड को पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। तो ये है बारकोड रीडर। आगे हम डिस्कस करेंगे आउटपुट यूनिट के बारे में। आउटपुट यूनिट या निर्गम उपकरण से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से होता है जो किसी संगणना के परिणामों को प्रयोक्ता तक पहुंचाते हैं। ये परिणाम दृश्य प्रदर्शन इकाई द्वारा दिखलाए जा सकते हैं, प्रिंटर द्वारा मुद्रित कराए जा सकते हैं, चुंबकीय माध्यमों पर भी संग्रहित किए जा सकते हैं अथवा अन्य किसी विधि द्वारा ये निर्गम प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्गम युक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला हार्ड कॉपी युक्तियाँ, दूसरा सॉफ्ट कॉपी युक्तियाँ। तो हार्ड कॉपी यूनिट क्या होता है? ये वे युक्ति हैं जिनसे हम कागज पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर। दूसरा सॉफ्ट कॉपी युक्तियाँ, ये वो युक्तियाँ हैं जिनसे हम कंप्यूटर प्रणाली पर अस्थायी रूप से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, LCD एक्सेट्रा। आगे हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जो है इसे वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर पर प्रदर्शित चित्र हजारों छोटे छोटे रंगीन डॉट्स से मिलकर बनते हैं जिन्हें कि पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। पहला CRT कैथोड रे ट्यूब, दूसरा LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब, CRT कैथोड रे ट्यूब। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के अंदर की तरफ की फॉस्फर की कोटिंग पर फायर करती है, जिससे फॉस्फर में चमक आ जाती है और स्क्रीन पर विभिन्न रंग, विभिन्न कलर जो है प्रदर्शित होने लगते हैं। तो ये है कैथोड रे ट्यूब। CR मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, ये पिक्चर ट्यूब है, ये है इलेक्ट्रॉन गन, ये है कलर सिग्नल, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम्स, मास्क, और ये है स्क्रीन इसका। दूसरा मॉनिटर है, दूसरा प्रकार है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी इसमें लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है जो कि पिक्सल को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। LCD मॉनिटर में विद्युत की खपत कम होती है। आजकल की नई तकनीक LED है जिसका पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो जिसका ये पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। ये है LCD मॉनिटर। आगे हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर के बारे में, प्रिंटर के बारे में।
प्रिंटर या मुद्रण यंत्रों से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज पर छापकर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। मुद्रण यंत्र कंप्यूटर से परिणामों को विद्युत तरंगों के रूप में प्राप्त करता है और उन्हें कूट संकेत के अनुसार अक्षरों में परिवर्तित करके कागज पर छाप देता है। ये छापने की क्रिया मुद्रण यंत्र के प्रकार और उसमें उपयोग की जाने वाली तकनीक के अनुसार संपन्न होती है। इस आधार पर मुद्रण यंत्रों को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला, समघात मुद्रण यंत्र या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इस प्रकार के प्रिंटरों में किसी अक्षर या आकृति को कागज पर छापने के लिए एक स्याही युक्त फीते पर हथौड़े यानी प्रिंट हैमर या पीनों की मदद से पीछे से प्रहार किया जाता है, जिससे कागज पर वांछित आकृति उभर कर आ जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसीवेल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर इत्यादि समघात मुद्रण यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? इसमें इनके प्रिंट हेड में सामान्यतः 9 से 24 तक पिनें होती हैं। इन पिनों के रिबन और कागज पर स्पर्श से डॉट छपते हैं और छपाई होती है। जितने अधिक पिन एक प्रिंट के प्रिंट हेड में होते हैं वह उतना ही अच्छा माना जाता है। इन प्रिंटरों में हम रिबन को अदल बदल कर किसी भी रंग के रंगीन प्रिंट ले सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति सामान्यतः 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड यानी कैरेक्टर पर सेकंड होती है। तो ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला भाग है असमघात मुद्रण यंत्र या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते हैं क्योंकि छपाई के दौरान इनके प्रिंटिंग हेड कागज को स्पर्श नहीं करते। इनकी प्रिंटिंग गति यानी प्रिंटिंग स्पीड और स्पष्टता इम्पैक्ट प्रिंटर से अधिक होती है, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर इत्यादि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों के उदाहरण हैं। तो इन एक एक करके हम इन दोनों प्रिंटरों के बारे में पढ़ेंगे। इंकजेट प्रिंटर, इस प्रिंटर में एक नोजल के माध्यम से कागज पर स्याही की बूंदों यानी ड्रॉप्स की बौछार करके कैरेक्टर और चित्रों की छपाई की जाती है। इसके लिए प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके कागज पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर के प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक कैरेक्टर कई डॉट से मिलकर बनता है। यह है इंकजेट प्रिंटर, इस प्रकार का होता है। अगला लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो है आजकल लेज़र प्रिंटर बाजार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रिंटर है क्योंकि इनकी प्रिंटिंग गति व प्रिंटिंग गुणवत्ता, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेज़र प्रिंटर में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेज़र किरण तकनीक यानी लेज़र बीम टेक्नोलॉजी तथा फोटोकॉपी तकनीक का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। एक लेज़र प्रिंटर टोनर इंक के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करते हुए कागज पर आकृति बनाने हेतु लेज़र किरणों का प्रयोग करता है। प्रिंटिंग गति और प्रिंटिंग गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से लेज़र प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर से बढ़िया माने जाते हैं। तो ये है लेज़र प्रिंटर। आगे डिस्कस करेंगे हम प्लॉटर के बारे में। प्लॉटर वो आउटपुट उपकरण है जिसकी सहायता से कागज पर विभिन्न प्रकार के उच्च कोटि के ग्राफिक्स जैसे चार्ट, ग्राफ, तालिका, सारणी, नक्शे और अन्य प्रकार के कंप्यूटर डिज़ाइन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब प्रिंटर्स के द्वारा इस प्रकार के ग्राफिक प्राप्त करना मुश्किल हो जाए। कार्यप्रणाली और संरचना की दृष्टि से प्लॉटर प्रिंटर से इस बात में भिन्न है कि इनमें लाइन खींचने अथवा रेखाकृति बनाने हेतु पेनों का प्रयोग किया जाता है। इनके ये पेन इधर उधर गति करते हुए इनकी बाजुओं से जुड़े होते हैं। परिणाम स्वरूप प्लॉटर्स के द्वारा अविच्छिन्न रेखाकृतियों यानी कंटिन्यूअस लाइंस खींची जा सकती है, जबकि प्रिंटरों के द्वारा इस प्रकार की रेखाकृतियों को डॉट के समूहों के रूप में अनुमानित करने का प्रयत्न किया जाता है। प्लॉटर जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला ड्रम पेन प्लॉटर और दूसरा फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम पेन प्लॉटर क्या है? इस तरह के प्लॉटर में
इस तरह के प्लॉटर में पेन का प्रयोग किया जाता है जो कि गतिशील होकर कागज पर चित्र तैयार करते हैं। लेजर किरण तकनीक यानी लेजर बीम टेक्नोलॉजी और फोटोकॉपी तकनीक का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। एक लेजर प्रिंटर टोनर इंक के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये जो है लेजर प्रिंट है, सॉरी, तो ये है डायग्राम। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, ड्रम पेन प्लॉटर के बारे में। तो इस तरह के प्लॉटर में पेन का प्रयोग किया जाता है जो कि गतिशील होकर कागज का चित्र तैयार करते हैं। तो ये है डायग्राम ड्रम पेन प्लॉटर का। दूसरा फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर जो है, इस प्लॉटर में कागज को स्थिर अवस्था में बेड अथवा ट्रे में रखा जाता है। प्लॉटर में बाजुओं में लगे पेन कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित होते हैं जो कि कागज पर एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस और वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस में घूमकर चित्र का निर्माण करते हैं। ये है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्यूटर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपका कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।